हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे आई एम विद अ न्यू बायोलॉजी चैप्टर ऑफ क्लास 10 दैट इज लाइफ प्रोसेसेस, वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट वेटेज टॉपिक ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। जैसे कि लाइफ प्रोसेस एक लेंदी चैप्टर है बट वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक बार अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का एक मेजर पोर्सन, एक मेजर चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन से बनते हैं, आपके फिनिश हो जाएंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम इसको बहुत अच्छे से डायग्राम्स के थ्रू, चार्ट के थ्रू एंड आई ऑलवेज टेक एनसीईआरटी एज माय प्रायोरिटी। और एनसीईआरटी रीडिंग भी हम इसी लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में हम ख़त्म करेंगे न्यूट्रिशन वाला पूरा टॉपिक, जिसमें आपका न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड इन सब का इंट्रोडक्शन है। और उसके बाद ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड ऑल। नाउ एजेंडा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, ये दिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ कम टू इंट्रोडक्शन। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन लाइफ। दीज प्रोसेसेस प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ, रिपेयर डैमेज टिश्यू एंड इंश्योर सर्वाइवल। लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं? ऐसे प्रोसेस जो हमारी लाइफ को सस्टेन एंड मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, उनको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। बट ये तो वही बात हो गई ना जो बुक में दी हुई है। हिंदी में कहने का जो मतलब है कि हमारी बॉडी के कुछ ऐसे प्रोसेसेस जो अगर ना चले तो हमारी अल्टीमेट क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये प्रोसेसेस हमें किस में हेल्प करते हैं? ये सबसे पहले हम समझेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग में डिफरेंस। लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको फूड और ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, जैसे कि हम हैं काऊ, बफेलो, अमीबा, बैक्टीरिया, ऐसे जो हैं कि हमारे ग्रुप, उनको हमको लाइफ को जीने के लिए, कुछ करने के लिए, चलने फिरने, बात करने के लिए फूड और ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर हम 2 दिन तक खाना ना खाएं तो हम वीक पड़ जाएंगे, पानी ना पिए तो वीक पड़ जाएंगे, और अगर ये ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू रहे तो हमारी डेथ हो जाएगी। हमारा ग्रोथ होता रहता है। हम छोटे, पहले बचपन में एकदम छोटे पैदा होते हैं, फिर धीरे धीरे ग्रोथ करते रहते हैं। रिप्रोडक्शन होता है, मतलब एक पेरेंट अपने जैसा एक दूसरा बना पाते हैं। उसमें हमारे ट्रीज़ भी आते हैं, ट्रीज़ में भी ग्रोथ होती है और मूवमेंट होता है। और स्टिमुली को पे रिस्पॉन्ड करता है। अगर हमें कोई मारे तो हम उस पर कुछ रिएक्शन देंगे। हमें ठंड लगेगी तो हम चादर ओढ़ लेंगे, हमें गर्मी लगेगी हम एसी ऑन कर देंगे, हमें और कुछ होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें इन्वायरमेंट से जो भी हमें स्टिमुली मिलेगा, हम उस पर रिएक्शन देंगे, अपना मूवमेंट शो करेंगे। अगर हमारे पीछे कुत्ता पड़ जाए तो हम ऑब्वियस सी बात है भागेंगे। यही सब है लिविंग ऑर्गेनिज्म की पहचान। जबकि अगर हम नॉन लिविंग की बात करें तो ये कोई लाइफ प्रोसेस नहीं परफॉर्म कर। जैसे लिविंग हमने बात करा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में, ये लाइफ प्रोसेस नहीं परफॉर्म करेंगे, ना ही इनको एनर्जी चाहिए, ना फूड चाहिए। सोफे को आपको ना ही अलग से आपको खाना देना पड़ता है, ना कोई एनर्जी देनी पड़ती है, वो सालों साल वहीं रखा हुआ है। और ना ही उसमें रिप्रोडक्शन होता है। मतलब अगर एक सोफ़ा रखा है तो वो कुछ सालों बाद अपने आप दो नहीं हो जाएगा, अपने जैसा वो दूसरा नहीं बना सकता है। डैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो लाइफ प्रोसेस नहीं शो करता। लाइफ प्रोसेस मतलब ऐसे रिएक्शन जो हमारी बॉडी में चलते हैं हमको जिंदा रखने के लिए। अब हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों है ये जानेंगे। क्योंकि ग्रोथ करानी है बॉडी में। टिश्यू का रिपेयरमेंट मतलब कहीं पे कट जाता है हमको, या कहीं पे बर्न हो जाता है, तो वो ग्रेजुअली अपने आप धीरे धीरे सही होने लगता है। उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है। हम छोटे से बड़े हाइट को बढ़ने के लिए ज़रूरत है। मूवमेंट करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपने जैसा दूसरा बनाने के, और डेली बॉडी फंक्शंस करने के लिए। अब हमारे 4 मेन लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं, जिसमें हमारा आता है न्यूट्रिशन, जिसमें हम खाना खाते हैं। रेस्पिरेशन, जिससे जो फूड हमने खाया है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको अपने डेली लाइफ के लिए यूज़ करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, जो एनर्जी बनी, जो फूड बना, ऑक्सीजन बने, जो वेस्ट हैं उनको बॉडी से निकालने के लिए जो भी कैरी करती जो भी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन उसी को कहते हैं। मतलब एक जगह खाना बना, वो डाइजेशन हुआ, वहाँ से सारे सेल्स में कैसे कैसे जाएगा, किसी को ट्रांसपोर्टेशन। एंड एट लास्ट जो खाना हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो एज अ हार्मफुल वेस्ट हमारी बॉडी से निकलता है, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। इजेशन एंड एक्सक्रीशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इसको हम समझेंगे। एक्सक्रीशन मतलब हमारे बॉडी से यूरिया का निकलना, स्वेट का निकलना, जबकि इजेशन मतलब हमारा हार्मफुल सॉलिड वेस्ट, जिसको कि हम मॉर्निंग बिजनेस मीन्स POTY कहते हैं, पॉटी। वो है हमारा इजेशन, जो हमारा फूड मटेरियल था। मतलब फूड मटेरियल मतलब इन दो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो फूड मटेरियल का वेस्ट है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सक्रीशन, इट्स ऑल अबाउट द यूरिन, यूरिया की बात करते हैं, स्वेट की बात करते हैं। इसमें हम
ऐसी एक्सट्रैक्टरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। अभी हम इसको भी डिटेल में जानेंगे। अभी बस एक जनरल इंट्रोडक्शन है। न्यूट्रिशन मतलब खाने को खाना, और उस ठीक है, रेस्पिरेशन मतलब उसी खाने से खाकर अपना डेली वर्क करना। अनलाइक नॉन लिविंग थिंग्स, ये चीज़ बातें हमने अभी पिछली स्लाइड में करी है मुझे लगता है। तो अब न्यूट्रिशन क्या है, इसमें कितने टाइप्स हैं, ये सब हम अच्छे से समझेंगे। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड एंड यूज इट फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। आई डोंट थॉट कि आपको न्यूट्रिशन में मुझे फिर से आपको कुछ बताने की ज़रूरत है, बट स्टिल आई एम रिपीटिंग कि जिससे हमें फूड ऑब्टेन फूड करते हैं, फूड को लेंगे और उससे एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर और बॉडी के मेंटेनेंस पे यूज़ करेंगे, उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। सेम टू सेम यही डिफिनीसन छाप कर आएगा पेपर में, पूरे नंबर है। वैसे इतने इजी क्वेश्चंस आते ही नहीं हैं। न्यूट्रिशन का डिफिनीसन कभी भी नहीं आएगा क्लास 10th एग्जामिनेशन में, बट स्टिल हमें बेस तो अपना समझना ही पड़ेगा। हमें न्यूट्रिशन का ही नहीं पता होगा तो आगे क्या पता करेंगे। ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को लेता है और उसको एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयरमेंट के लिए अपनी बॉडी में यूज़ करता है, उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। डेट्स ऑल। नाउ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म like green plant prepare their own food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll by the process of photosynthesis। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ग्रीन प्लांट अपना खुद का खाना बनाते हैं, किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। बाय ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाए, उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जिसमें सबसे पहले हमारा आ जाता है प्लांट्स। प्लांट आर द मेन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। प्लांट सबसे ज़्यादा तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं वो हमारे प्लांट्स हैं। और भी एग्जांपल हैं इसमें, भी हम आगे समझेंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है कीमो ऑटोट्रॉपिक एंड फोटो ऑटोट्रॉपिक। ऐसा जिसमें खाना खुद से बना ले। खाना खुद से बनाना मतलब कुकर में और कढ़ाई में जाके खाना बनाना? नो। अपने बॉडी के अंदर कुछ रॉ मटेरियल्स का यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल का यूज करके अपने बॉडी के अंदर ही खाना बना लेना, ये होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कितने सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होता है कि एक्चुअली में खाना बनाना हम कह किसको रहे हैं। यही खाना बनाना जब हम इन्वायरमेंट का रॉ मटेरियल लें और उसको अपनी बॉडी के अंदर कन्वर्ट करके अपने खुद के लिए फूड बना लें, और उस फूड से दूसरों को भी हम उसको भी पेट भर पाएँ। डैट्स कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें अपना खाना आप खुद बना लोगे। डैट्स ऑल। नाउ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन्स और एनिमल्स जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते हैं और प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं या किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। जैसे कि हम लोग प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। प्लांट प्रोडक्ट्स में क्या खाते हैं? वीट, राइस, मेज, बार्ले, वेजिटेबल्स, एवरीथिंग। एंड एनिमल प्रोडक्ट में एग, चिकन, मिल्क एंड एवरी डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सारे हम क्या खाते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब ऐसे जो हम दूसरों से लेकर खाते हैं, हम लोग ऐसे हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो दूसरों पर डिपेंड होता है अपने खाने के लिए, और जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाता। हम किस पर डिपेंड होते हैं? प्लांट और एनिमल पे। इसी को हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। नाउ ये हमारे 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सेप्रोट्रॉप, पैरासिटिक्स एंड आपका आ जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। नाउ अब मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑटोट्रॉपिक हमारे 2 तरीके के होते हैं। पहला फोटो ऑटोट्रॉपिक, दूसरा कीमो ऑटोट्रॉपिक। तो पहले फोटो ऑटोट्रॉपिक को समझते हैं। लिखा हुआ है कि फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे कंटेन क्लोरोफिल विच ट्रैप सनलाइट टू मेक फूड। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉपिक मतलब जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में खाने को बनाते हैं, मतलब सनलाइट के हेल्प से बनाते हैं, उसी को हम फोटो ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। सिंपल है। इसके एग्जांपल्स याद कर लेना, ग्रीन प्लांट, एल्गे और साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। फोटो ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद से बना ले बाय यूजिंग सनलाइट। मेन यही बात है, सनलाइट की हेल्प से जब खाना बनेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? फोटो ऑटोट्रॉपिक। तो अभी हमने बात करा कि जब प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब हम इस डायग्राम में वही समझेंगे। यहाँ पे एक प्लांट है जो हमारे लीव्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है और सनलाइट ले रहा है। नीचे रूट से वाटर ले रहा है, वाटर फ्रॉम सॉयल, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सराउंडिंग एंड सनलाइट एनर्जी फ्रॉम सन। और क्या कर रहा है? फूड का मैन्युफैक्चर कर रहा है हमारे लीव्स के अंदर और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। जिसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन फोटोसिंथेसिस, जहाँ पूछ ले ये इक्वेशन छाप कर आ जाना, पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। जिसमें क्या हो रहा है? 6CO2 + 12H2O। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे गैस मतलब एनवायरनमेंट से ले रहा है और वाटर हमारे सॉयल से ले रहा है। इसको ले करके सनलाइट और क्लोरोफिल के हेल्प से क्या कर रहा है हमारा प्लांट? सनलाइट C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। ठीक है, C6H12O6 क्या है हमारा?
ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर रहा है और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के सराउंडिंग से वाटर के साथ मिक्स करके इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट जो ट्रैप करता है सनलाइट को अपने में, ताकि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो पाए। अंडरस्टैंड? I hope this is clear. Now, photosynthesis is the process by which green plant prepare their own food. Food मतलब glucose from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. During this process, oxygen is released as a byproduct. मतलब byproduct मतलब गलती से बन जाता है ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, बट ऑक्सीजन नहीं होता तो हम लोग अर्थ पर नहीं होते। इसका मतलब प्लांट ही है हमें जो फूड भी प्रोवाइड कर रहा है और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहा है। डेट्स वाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, क्योंकि अगर प्लांट्स नहीं होंगे अर्थ पे तो ना हमारा लाइफ होगा, ना हमारे लिए फूड होगा, ना ही ऑक्सीजन होगा। मतलब ओवरऑल कुछ भी नहीं होगा अर्थ पे अगर अर्थ पर प्लांट्स नहीं होंगे, और जिससे आपका ओवरऑल सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन थ्रू द स्टोमाटा ऑफ लीफ। अब स्टोमाटा क्या है अभी आगे समझेंगे, अभी बस समझ लो कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ट्रैप करता है? अंदर लेकर जाता है स्टोमाटा, जो कि लीव्स पर होते हैं। लोअर एपिडर्मिस पे ज़्यादा होते हैं, अपर एपिडर्मिस पे नहीं होते, क्योंकि अपर एपिडर्मिस से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है जिससे बहुत सारा पानी ऊपर उड़ जाएगा, इसलिए हमेशा स्टोमाटा और लोअर एपिडर्मिस पे होते हैं। लोअर क्या होता है? हमारे लीव्स का एक ऊपर का पार्ट होता है, एक नीचे का, तो मतलब नीचे के पार्ट पर होते हैं। वाटर हमारे सॉयल के थ्रू जो जाइलम लेकर के जाता है, क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो सनलाइट को ट्रैप करता है और इसमें लाइट एनर्जी का यूज करके हम C6 और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, विच इज़ द प्लांट फूड, एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमाटा। वैसे ही ऑक्सीजन हमारे द्वारा यूज किया जाता है, वैसे ही रात में जब रेस्पिरेशन होता है प्लांट में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो तब होगा जब सनलाइट रहेगा, रात में तो सनलाइट होता नहीं है, तो उस टाइम पे प्लांट करता है रेस्पिरेशन। तो प्लांट को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है जब वो रेस्पिरेशन करता है। इसके बारे में और जेरोफाइट्स के बारे में हम कल अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए आप लोग इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। ये समझ लीजिए कि ऑक्सीजन हमें फिर से यूज आएगा, प्लांट के में भी यूज आता है ऑक्सीजन, जब वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस रात को करता है, क्योंकि रात में हमारा सन नहीं होता है, सनलाइट नहीं होती है, तो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है। अंडरस्टैंड? और जब भी कोई भी फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसके रिएक्शन लिखेंगे, ये लिखेंगे और उसका डेफिनेशन लिखेंगे। फुल नंबर है, मन करेगा तो एक प्लांट का पिक्चर बना दीजिएगा, वरना बिल्कुल मत बनाइएगा। नाउ कम टू द रोल ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा का क्या रोल है? स्टोमाटा कैसे अंदर करता है? नाउ अभी पहला जो डायग्राम है उसमें स्टोमाटा हमारा क्या है? क्लोज है, और दूसरे में स्टोमा क्या है? ओपन है। स्टोमाटा क्लोज है मतलब नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब ऑक्सीजन को अंदर करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर करना और ऑक्सीजन को बाहर निकालना, मतलब एक्सचेंज करना गैसेस का प्लांट के लीव्स के अंदर। इसी को हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो हमारा करता है स्टोमाटा। हमारा न्यूक्लियस है स्टोमाटा में, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल प्रेजेंस है, गार्ड सेल है और सलवार। गार्ड सेल ही ओपन और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में हेल्प करते हैं। दूसरे में हमारा स्टोमा ओपन है, जिसमें कि हमारा क्या होगा? जिससे हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे। स्टोमाटा टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ठीक है, ये हमको पता है, टाइनी पोर्स होते हैं जो सरफेस ऑफ लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? अलाउ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लीफ के अंदर आना और ऑक्सीजन को बाहर निकालने में फोटोसिंथेसिस के दौरान। और ये लॉस ऑफ वाटर वेपर भी करते हैं। लॉस ऑफ वाटर मतलब पेपर मतलब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें कि हमारे लीफ के सरफेस से एक्सेस वाटर एनवायरनमेंट में उड़कर जाता है। इसमें भी हमारे स्टोमाटा बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। और इसको रेगुलेट कौन करता है? हमारा गार्ड सेल। गार्ड सेल जब बंद होता है, स्वेल हो जाता है तो खुल जाता है, तो पानी बाहर आ जाता है, और जब श्रिंक हो जाता है तो हमारा पानी अंदर चला जाता है। यही सिंपल सा है, इसी को आपको लिख कर आना है। अभी हम इसको एनसीईआरटी में एक बार गो थ्रू जरूर करेंगे, ताकि आपको बिल्कुल हर एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। एनसीईआरटी में दिया हुआ एक भी पॉइंट हम ओवरऑल चैप्टर में नहीं मिस करेंगे। आप बस हमारे साथ लगे रहिए इसको करने के लिए। तो समझ गए क्या है रोल? स्टोमाटा टाइनी पोर्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं ऑक्सीजन के अंदर आने में, और लॉस ऑफ वाटर वेपर रेस्पिरेशन के थ्रू जो होता है, इसमें भी हमारे स्टोमाटा हेल्प करते हैं। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर। अभी तक हमने क्या किया? हमने पढ़ा न्यूट्रिशन के बारे में क्या होता है,
उसमें हमने 2 टाइप देखे, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में हमने देखा फोटो ऑटोट्रॉपिक में प्लांट्स आते हैं, उनके अंदर खाना कैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हमारा फोटो ऑटोट्रॉपिक के बाद आता है कीमो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज अमोनिया, नाइट्राइट, सल्फर और आयरन कंपाउंड। सनलाइट की जगह पे जब हम ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब केमिकल्स का यूज करके खाना बनाने लगते हैं, उसी को हम कीमो ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड एज देयर कार्बन सोर्स। एग्जाम्पल में हमारे पास आता है नाइट्रोसोमास, नाइट्रोबैक्टर एंड थियोबैसिलस। इतनी तगड़ी डेफिनेशन लिख कर आओगे, एग्जामिनर को 100% नंबर देना पड़ेगा। बट इसमें आप बस नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग केमिकल्स का यूज करके जब हम बनाते हैं अपना खाना क्या प्लांट जब अपना खाना बनाते हैं तो उसी को हम कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें हमारे एग्जाम्पल में आ जाते हैं नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोबैक्टर एंड थियोबैसिलस। इग्नोर द प्रोनाउंसिएशन बिकॉज यहाँ पे भी प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा मैटर नहीं करती है। वैसे तो सारी प्रोनाउंसिएशन अच्छी ही हैं, बेटर है, बट स्टिल इफ़ देयर इज़ एनी थिंग दैट वुड नॉट सेटिस्फाइड बाई यू, नो वरी। पहले हमको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। अंडरस्टैंड कीमो ऑटोट्रॉपिक, जिसमें केमिकल्स के हेल्प से, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब सिंथेसाइज करना। अंडरस्टैंड, केमिकल्स की मदद से जब सेल्फ सिंथेसिस ऑफ फूड होगा। अब इसमें आपके 3 टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेप्रोफाइट, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सेप्रोफाइट्स में हमारे आ जाते हैं सेप्रोफाइट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जैसे जो सड़ी गली चीज़ों पे से अपने फूड को लेते हैं, उसी को हम सेप्रोफाइट कहते हैं। दे सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम ऑन द फूड। कहीं भी सड़ी गली चीज़ें हैं, ये ऐसे सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म उस पर अपना कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करते हैं, उसको बाहर ही गला देते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब कर देते हैं, और उसके अंदर का जो न्यूट्रिशंस होता है उसके अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब जो सड़ी गली चीज़ है उस पर डाइजेस्टिव एंजाइम उस पर गिरा करके उसको पहले बाहर ही तोड़ लेंगे, आउटसाइड द बॉडी ही उसका डाइजेशन कर देंगे, और फिर उसको उसके में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको अपने अंदर घुला लेंगे, मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसमें सबसे हमारा एग्जांपल आ जाता है मशरूम, ब्रेड मोल्ड जिसको हम राइजोपस कहते हैं, और मिनी फंगी। ब्रेड मोल्ड मतलब होता है फफूंदी। ब्रेड कहीं छोड़ दो तो उसके ऊपर वाइट स्ट्रक्चर उगाते हैं, उन्हीं को हम राइजोपस कहते हैं। इन सब के स्ट्रक्चर के बारे में हम अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में। तो अभी के लिए इसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब नाउ कम टू पैरासिटिक जो होस्ट ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं। होस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है, मतलब वो आपकी बॉडी पे के ऊपर या फिर बॉडी के अंदर रह करके ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हीं को हम पैरासाइट्स कहते हैं। जो दे लिव ऑन और इनसाइड द होस्ट एंड डराइव न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट, ऑफन कॉजिंग हार्म और डिजीज़। और ये हमको बहुत सारी डिजीज़ भी कॉज करते हैं, जिसमें हमारा कहते हैं पेट में कीड़ियाँ पड़ गई हैं, उसको टेप वॉर्म कहते हैं, एस्केरिस कहते हैं। वो एस्केरिस क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर रहती है, लाइस रहते हैं हमारे हेड में, जो जुएँ रहते हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर रह के हमसे ही न्यूट्रिशन लेते हैं और ईचिंग कॉज करते हैं। एस्केरिस हमारी बॉडी में रह के हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। एक तो हमसे ही खाना लेंगे और दूसरा हम ही को डिस्टर्ब करेंगे, उसी को हम पैरासाइट कहते हैं। जो इसमें हमारा एग्जाम्पल कैस्कुटा और डॉडर प्लांट, उसको कहते हैं टेप वार्म और लाइस आ जाते हैं। होलोजोइक क्या होता है, जो ऑब्टेन करता है फूड, जो सॉलिड फूड खाता है और अपने बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता है, उसी को होलोजोइक कहते हैं। जैसे कि हम लोग हैं बड़े बड़े फूड पार्टिकल को खाते हैं और फिर अंदर ले जाकर हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव प्रोसेस चलते हैं, अंदर जा करके हम उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसी को हम होलोजोइक कहते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है ह्यूमन, अमीबा, पैरामीशियम, काऊ, बुफेलो, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो गई, होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर आ गई। आई होप आपको ये तीनों टाइप के न्यूट्रिशन क्लियर हो गए होंगे, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। और अभी भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिएगा। नाउ कम टू न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे करता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। आप सबसे पहले देख सकते हैं एक अमीबा है, उसके अंदर न्यूक्लियस है और एक फूड पार्टिकल जो बाहर है। एक आउटर स्ट्रक्चर निकल कर आ रहा है अमीबा में से, जिसको हम स्यूडोपोडिया कह रहे हैं, वो हमारे फूड पार्टिकल को कैप्चर कर रहा है बी वाले पॉइंट पे। सी पर आते हैं तो वो स्यूडोपोडिया पूरी तरीके से आगे से क्लोज हो गया है और पार्टिकल उसके अंदर जा चुका है और फूड वैक्यूल बन चुका है उसके अंदर पार्टिकल। और अब पार्टिकल डी वाले स्ट्रक्चर में अमीबा के अंदर है। अब इसका डाइजेशन होगा और इसको फिर अमीबा जब इससे अपना न्यूट्रिशन ले लेगा, फिर एक्सक्रीशन का प्रोसेस, ईजेशन का प्रोसेस करके जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल देगा। अब ये आप डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए, डायग्राम आप जरूर बना कर आएंगे अगर क्वेश्चन आएगा तो।
नाउ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक मतलब ये देखिए, आप एक स्ट्रक्चर में पीछे देखे हैं कि इसने एक बड़ा फूड पार्टिकल लिया और उसको बॉडी के अंदर जाके उसका डाइजेशन किया है, डाइजेस्ट करता है और उससे न्यूट्रिशन ले लेता है और अनडाइजेस्टेड वेस्ट को क्या करता है, अपनी बॉडी के बाहर कर देता है। यही हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा है। अब इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब अमीबा पहले होता है इंजेशन। इंजेशन मतलब खाने को खाना, मुंह के अंदर खाना जाए, इसी को इंजेशन कहते हैं। इसमें अमीबा एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मतलब जो हमारी उंगलियों की तरह दिखता है, एक ऐसा प्रोजेक्शन जिसको स्यूडोपोडिया कहते हैं और फाल्स फीट भी कहते हैं। फाल्स फीट क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्चुअली में ऐसा कोई फीट नहीं होता है, कोई फिंगर नहीं होता है। अमीबा अपनी ही बॉडी को बड़ा करके, मतलब उसमें से एक स्ट्रक्चर खुद से बना करके स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है और फूड पार्टिकल के अराउंड सराउंड कर लेता है और फूड को इनगल्फ कर लेता है, मतलब गटक जाता है। फूड गेट्स इनक्लोज्ड इनसाइड अ फूड वैक्यूल। चारों तरफ से जब स्यूडोपोडिया क्लोज हो जाता है तो एक अंदर एक बनता है फूड वैक्यूल, जिसमें हमारा फूड बंध जाता है, इनक्लोज रहता है। अब फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया है और उसके किनारे अमीबा के बॉडी के अंदर हमारा फूड पहुंच चुका। अब क्या होगा? डाइजेस्टिव एंजाइम आर रिलीज्ड इनटू द फूड वैक्यूल। दीज एंजाइम ब्रेक द कम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस। मतलब अब उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे रिलीज करेगा अमीबा और फिर क्या करेगा, वो कम्प्लेक्स फूड मटेरियल, क्योंकि बड़ा फूड पार्टिकल, उसको सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में ब्रेक कर देगा। नाउ द डाइजेस्टेड, अब होगा एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट पास फ्रॉम द फूड वैक्यूल इनटू द साइटोप्लाज्म। अब जो भी फूड वैक्यूल हमारा डाइजेस्ट हो गया है वो फूड वैक्यूल से साइटोप्लाज्म में हो जाएगा और क्या होगा, अब वो हमारे जो अमीबा का सेल है उसके थ्रू एब्जॉर्ब होगा और उसके एसिमिलेशन में क्या होगा, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन आर यूज फॉर, जो भी न्यूट्रिशन उसको उससे मिलेगा, उससे उसका एनर्जी मिलेगी, ग्रोथ मिलेगा, रिपेयर होगा और रिप्रोडक्शन होगा। अमीबा में भी रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन के थ्रू। चैप्टर 3 में ही बायो के समझने वाले हैं हम। इजेशन क्या है? द अनडाइजेस्टेड फूड रिमेन्स इन द फूड वैक्यूल। जो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो फूड वैक्यूल में रहेगा। द वैक्यूल मूव्स टू द सेल मेम्ब्रेन एंड द वेस्ट इज एक्सपेल्ड आउटसाइड द बॉडी। वैक्यूल से वो सेल मेम्ब्रेन के पास जाएगा और वहाँ से अमीबा वेस्ट को हम अपने बॉडी के बाहर निकाल देगा। डेट्स ऑल। ऐसे आंसर लिख कर जाएंगे, 100% नंबर मिलेंगे। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। अब पैरामीशियम के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम लगा दिया जिसमें ओरल ग्रूव, एनल पोर, माउथ पोर को ही एनल पोर कह रहा है, यहाँ पे माउथ पोर जहाँ से अंदर जाएगा। पैरामीशियम भी होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है। पैरामीशियम शो होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें हम पहले खाने को खाते हैं, अंदर बॉडी के पचाते हैं। हम जानते हैं पैरामीशियम के सरफेस पर होते हैं सीलिया, जो उसको फूड को स्विप करके ओरल ग्रूव मतलब जहाँ से वो खाना खाएगा, मुंह कह सकते हैं एकदम गंवार वाले भाषा में, गंवार नहीं मतलब नॉर्मल भाषा में हम क्या कह सकते हैं, ओरल ग्रूव को हम मुंह कह सकते हैं। सीलिया के थ्रू पैरामीशियम फूड पार्टिकल को मुंह तक पहुंचाता है। फूड इंटर करता है, इंटर्स द गलेट वेयर अ फूड वैक्यूल इज फॉर्म, जहाँ पे एक फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है वही से सेम प्रोसेस होगा जैसे अमीबा में भी होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेस्ट द फूड इनसाइड द फूड वैक्यूल। डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब एंड यूज फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव थ्रू द एनल पोर। एनल पोर से हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिमूव हो जाता है, जिसको हम साइटोप्रेक्ट भी कहते हैं। इसमें कुछ की पॉइंट है कि कैसा न्यूट्रिशन करता है होलोजोइक। फूड कैप्चर किससे करता है? सीलिया। डाइजेशन साइट क्या है? फूड वैक्यूल। और वेस्ट रिमूवल कहाँ से होता है? एनल पोर। अंदर मुंह के उसको क्या कहते हैं? ओरल ग्रूव कहते हैं, उसके थ्रू अंदर जाते हैं। इसकी पॉइंट में मेंशन करना भूल गई हूँ। नाउ वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन के हमारे 5 स्टेज हैं, जिसमें पहला इंजेशन आता है, खाने को खाना माउथ के अंदर। डाइजेशन किसको कहते हैं? हमारी बॉडी के अंदर जब खाना जाएगा वो कम्प्लेक्स फूड होगा, उसको सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस जो हमारे सेलों में जाकर हमको एनर्जी दे पाए, उसमें उसका कन्वर्ट होना डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन क्या है? न्यूट्रिशन आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब जो न्यूट्रिशन बना वो एब्जॉर्ब हो जाए उसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, और जब उसको हमारी बॉडी अपने वेरियस लाइफ फंक्शन के लिए यूज कर ले उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड हो जब वो एनएस के थ्रू बाहर हो जाए उसको हम इजेशन कहते हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा। नाउ डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे डाइजेशन होता है इसके बारे में अब हम जानेंगे। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है जिसमें सारे आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो इन्वॉल्व होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में दिए हुए हैं। पहला हमारा माउथ का रोल देखते हैं क्या होता है। माउथ मतलब बकल कैविटी। मुंह खोलने के बीच जब हम मुंह खोलते हैं उसके में जो जगह खाली होता है उसी को हम बकल कैविटी कहते हैं। ये क्या करता है? डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ। हमारे माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। टीथ क्या करते हैं? च्यू करते हैं फूड को। टंग मिक्स फूड विद सलाइवा एंड हेल्प इन सैलोइंग। फूड हमारा टंग में टीथ के थ्रू च्यू होता है, टंग के थ्रू इसमें सलाइवा मिक्स करते हैं और स्वेलिंग में हेल्प करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड सेक्रीट सलाइवा। आप सबको पता है हमारे माउथ के अंदर होता है सलाइवा।
जो सलाइवा सेक्रीट करता है, जिसमें हमारे सलेवरी अमाइलेज होते हैं, टाइलिन जिसको हम कहते हैं, वो हमारे जो स्टार्च है उसको सिंपल शुगर मतलब माल्टोज में कन्वर्ट करता है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है माउथ के, जो आपको अगर आएगा पेपर में तो लिखने होंगे। क्या होगा? टीथ के थ्रू च्यू, टंग के थ्रू सलेवरी ग्लैंड्स का सलाइवा मिक्स, सलेवरी में होता है सलेवरी अमाइलेज जिसको हम टाइलिन कहते हैं, जो हमारे कम्प्लेक्स शुगर को या स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक करने में हेल्प करता है, जिसको माल्टोज कहते हैं। नाउ कम टू ओसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं। ओसोफेगस को ईसोफेगस भी लिखा जाता है, ओ हटा देते हैं उस, वो भी सही है, कोई रॉन्ग नहीं है, दोनों स्पेलिंग लिखी जा सकती हैं। फूड पासेस फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक थ्रू द ओसोफेगस। हमारे माउथ से स्टमक में फूड ले जाने का जो मेजर रोल जो पाइप है जो इसको प्ले करती है, उसको हम फूड पाइप कहते हैं। फूड पासेस फ्रॉम माउथ टू द स्टमक थ्रू द ओसोफेगस। तो हमारे ओसोफेगस के अंदर होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, जिससे हमारा फूड माउथ से स्टमक में पहुंचने में जो यही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हेल्प करता है। जिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। नाउ स्टमक में जाएगा द स्टमक की जो मस्कुलर जे शेप्ड ऑर्गन, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड इन इट्स वॉल। स्टमक एक मस्कुलर जे शेप का ऑर्गन होता है जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड इसके वॉल से सेक्रेट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। HCl क्या करता है? एसिडिक मीडियम बनाता है। एसिडिक मीडियम क्यों बनाता है? क्योंकि पेप्सिन के सेक्रीशन के लिए एसिडिक मीडियम होना चाहिए, और वो एसिड हमारे जो फूड के थ्रू हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जा रहे हैं उसको मार देता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को स्मॉलर पेप्टाइड्स में प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटता है। यहाँ स्मॉलर पेप्टाइड्स लिख दिया है, बट आप लोग अमीनो एसिड लिख कर आइएगा। म्यूकस, अब हमारे स्टमक में एसिडिक मीडियम हो गया, HCl का सेक्रीशन होगा, तो म्यूकस हमको उसी HCl से हेल्प करने में मदद करता है स्टमक लाइनिंग को। नाउ कम टू लीवर। जैसे अब आपको पता है लीवर इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे डाइजेशन में कि आप इसको एक बार सुनो। सबसे पहली बात, यह सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी का। द लीवर सेक्रीट बाइल जूस। क्या सेक्रीट करता है? लीवर बाइल जूस सेक्रीट करता है, विच इज स्टोर्ड इन द गाल ब्लेडर। लीवर जूस सेक्रेटेड बाइल बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय लीवर, और ये बाइल जूस कहाँ से स्टोर होता है? गाल ब्लेडर में। तो बाइल करता क्या है यार? सेक्रेट हो रहा है ठीक है, करता क्या है? मेक्स द फूड अल्कलाइन बाय न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक काइम। जैसे कि आपको पता है भी स्टमक से हमारा फूड जो आ रहा है वो एसिडिक मीडियम में है, उसी एसिडिक को अल्कलाइन बनाने के लिए उसमें बाइल हेल्प करता है, और जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनको टिनी ड्रॉपलेट्स में तोड़ने के लिए हमारा जो लीवर होता है, जो उससे बाइल सेक्रेट होता है, वो हेल्प करता है, सो डैट लाइपेज कैन डाइजेस्ट दैम एफिशिएंटली, ताकि हमारी बॉडी में जो फैट है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए। मतलब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट में कन्वर्ट करने का काम लीवर करता है। नाउ कम टू पैंक्रियाज। पैंक्रियाज सेक्रेट पैंक्रियाटिक जूस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ तो अभी देखा पैंक्रियाज क्या करेंगे हमारी बॉडी में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूस सेक्रेट करते हैं। उस पैंक्रियाटिक जूस में हमारे 3 तरीके के एंजाइम होते हैं। पहला ट्रिप्सिन, दूसरा पैंक्रियाटिक अमाइलेज, तीसरा लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। पैंक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, और लाइपेज हमारे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को। ठीक है, यहाँ पे गलती से एड सब हेडिंग आ गया, प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा। आई थॉट कि PPT बनाने वक्त इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, बाकी आपके सारे पॉइंटर्स इसमें कवर हैं। लीवर और पैंक्रियाज का रोल देखा। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? ये सबसे बड़ा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है, जो हमारा डाइजेशन ऑफ फूड है वो यहीं कंप्लीट हो जाता है। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रेट इंटेस्टाइनल जूस, सकस एंड ट्रैक्सिकस, वो जो कंटेन करता है एंजाइम जो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हेल्प करता है, प्रोटीन और फैट में। इनर वॉल है न्यूमरस विलाई। विलाई क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू द विलाई इनटू द ब्लड स्ट्रीम। आई होप विलाई के बारे में ज़रूर पूछता है, इसको पढ़कर जाइएगा। और हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, हमारे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में प्रोटीन हमारा अमीनो एसिड में, और कार्बोहाइड्रेट इनटू कार्बोहाइड्रेट हाँ जिसमें भी कन्वर्ट करता है, एक बार देख लीजिएगा। उसमें कंप्लीट डाइजेशन करके हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हमें दे देता है, और यहाँ पे हमारे फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अभी भी छोटे छोटे पार्ट बताएं जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस क्या करता है, फटाफट से देख लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, ये बात याद रखिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन फूड डाइट का ऑब्जर्वेशन करता है, वो आप एकदम ध्यान से देखिएगा, गलत कराते हैं बच्चे। एब्जॉर्प्शन वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड एंड रिमेनिंग वेस्ट जो बच गया उसको फेसेस इज कन्वर्टेड इनटू फेसेस।
रेक्टम के थ्रू टेम्पोरली फेसेस को हमारे बॉडी में स्टोर करता है और फिर रिमूव कर देते हैं हम एनस के थ्रू। दिस प्रोसेस कॉल्ड ईजेशन। रिमूवल ऑफ फेसेस मतलब सॉलिड वेस्ट को हमारी बॉडी से निकालने के प्रोसेस को हम ईजेशन कहते हैं। आई होप इट्स ऑल क्रिस्टल क्लियर। यहाँ पे मैंने एक बार पूरा फ्लो ऑफ फूड यहाँ पे अच्छे से दे दिया, सब कुछ यहाँ पे अच्छे से मेंशन, एक बार रिवाइज कर दीजिएगा। ओवरऑल यहाँ तक का जो हमें पढ़ाना था आज वो ख़त्म हो चुका है, बट स्टिल एक बार एनसीईआरटी से गो थ्रू करना हमारी परंपरा है। उसी परंपरा को फॉलो करेंगे और एक बार एनसीईआरटी को रीड करेंगे। जहाँ पे मुझे लगेगा कि आपको एक बार बता देना चाहिए मैं वहाँ पे बताती जाऊँगी, अदरवाइज रीड करती जाऊँगी। आप अपने हाथ में पेंसिल और एनसीईआरटी की बुक जरूर रखें। How do we tell the difference between what is alive and what is not alive? If we see a dog running or a cow chewing cud or a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. What they were alive, but how did we know that? We see them breathing and we know that they are alive. What about plant? How do we know that they are alive? We see them green. Some of us will say, but what about plant that have leaves of color other than green? They grow over time, so we know that they are alive. Some will say, in other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive. Understand? But a plant that is not visibly growing is still alive, and some animal can breathe without visible movement. It is still alive, and some animal, So using visible movement as a defining characteristic of life is not enough. Movement over very small scale will be invisible for the naked eye. Movement of molecules, for example, is this invisible molecular movement necessary for life? If we ask this question to professional biologists, they will say yes. In fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell, and that is partly why there is a controversy about whether they are truly alive or not. Why are molecular movement needed for life? We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structure, they can, and so on. Because of the effect of the environment, this organized order nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. If order breaks down, the organism will no longer be alive, so living creature must keep repairing and maintaining their structure. Since all these structures are made up of molecules, they must have move molecules around all the time. What are the maintenance process in living organism? ये पूरा पैरा पढ़ के ये समझ में आता है कि हमें अलाइव कोई चीज़ है या लाइव है, ये बात डिफ्रेंशिएट कैसे करें। कोई चीज़ चल रही है तो वो अलाइव है, तब तो ट्रेन भी चल रही है तो क्या वो जिंदा है। कोई चीज़ रुकी हुई है तो क्या वो नॉन लिविंग थिंग है। कभी हम भी थक कर रुक जाते हैं तो क्या हम मर जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमने कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक किए जिसमें हमने कुछ प्रोसेस लाइव प्रोसेस किए। जो ये लाइव प्रोसेस कैरी ऑन करता है उसी को हम लिविंग कहते हैं, और जो नहीं करता है उसको नॉन लिविंग कहते हैं। मतलब ऐसे देख करके, ऐसे कुछ भी कह करके किसी चीज़ को लिविंग और नॉन लिविंग कहना ये गलत है। इसीलिए हमने कुछ लाइव प्रोसेसेस को डिफाइन करा और उससे ही लिविंग और नॉन लिविंग पे आप डिफ्रेंशिएट करते हैं। अंडरस्टैंड। अब हम बात करेंगे वायरसेस क्या हैं जो पार्टली लिविंग हैं। अगर वो हमारे ऐसे ह्यूमन बींग के या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर नहीं है तो वो नॉन लिविंग थिंग है, बट जैसे ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के कांटेक्ट में आता है वो फुल ऑन लिविंग तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं वो शो करने लगता है। डेट्स वाई वायरसेस आर पार्टली लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर है तो नॉन लिविंग है और अंदर है तो एज अ लिविंग उसको ट्रीट करेंगे। अंडरस्टैंड। अब ये मेंटेनेंस प्रोसेस हमारी बॉडी में कैसे होते हैं यही जानेंगे। वाटर लाइफ प्रोसेसेस। द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। ऐसे टाइम जब हम कुछ नहीं करते, रात में जब सोते हैं तो भी हमारी बॉडी में डाइजेशन चलता है, ट्रांसपोर्टेशन चलता है, सर्कुलेशन चलता है, हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन काम कर रहा होता है, और अगर ब्रेन काम करना बंद कर दे तो हमारी डेथ हो जाती है। इस पैरा में यही दिया है, चारों में डिफरेंस। इसको फटाफट मैं पढ़ूंगी फिर आपको उसको डिटेल में मतलब इसका एक समरी बता दूंगी। इवन इफ़ वी आर जस्ट स्लिप दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन। द प्रोसेस विच टूगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। अंडरलाइन कर लीजिए। सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर आर सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द organism which we call food to the inside, a process we commonly call nutrition. nutrition मतलब बॉडी के में बाहर से खाने को डालकर हमारी बॉडी में जो एनर्जी को देना ही हमारा न्यूट्रिशन का प्रोसेस है। Since life on Earth depend on carbon-based molecules, most of these food sources are also carbon-based. Depending on the complexity of these carbon sources, different organisms can then use different kind of nutritional processes. The outside source of energy could be quite varied since the environment is not under the control of the individual organism. एक individual organism में हमारा पूरा environment
कंट्रोल में नहीं होता है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी एंड कैन बी फाइनली converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movement needed for the maintaining living structure as well as to kind of molecules the body needs to grow. For this, a series of chemical reactions in the body are necessary. Oxidizing, reducing reactions are some of the most common chemical means to break down molecules. For this, many organisms use oxygen source from outside the body. The process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular need, that is with called respiration. हमारी बॉडी में फूड गया तो ऑक्सीजन उससे हम फूड से हमारे लिए ग्लूकोज बनाने का जो प्रोसेस है वो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। सॉरी रेस्पिरेशन हमारे सेल्स के अंदर होता है, ना कि लंग्स में रेस्पिरेशन होता है। लंग्स में जो होता है वो ब्रीथिंग होता है, रेस्पिरेशन हमारे क्या होता है सेल्स के अंदर होता है। हमने खाना खाया, जो न्यूट्रिएंट्स बना वो हमारे सेल्स में जाता है। अब सेल्स में हमारी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हमारे सेल्स के अंदर होता है। वो कैसे होता है वो हम रेस्पिरेशन में जानेंगे और यही ये पैरा हमारा बता रहा है। इन द केस ऑफ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट में बी नीडेड बिकॉज द एंटायर सर्फेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ये सारे प्रोसेसेस अलग अलग नहीं होते हैं, उनको अलग अलग ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनका पूरा बॉडी जो होता है वो आउटर एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में रहता है, जिससे वो डायरेक्टली ये चीज़ें कर पाते हैं। बट वॉट हैपन्स व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीज एंड द बॉडी बिकम्स मोर कम्प्लेक्स। जैसे हमारी बॉडी है, बहुत कम्प्लेक्सिटी है, हर चीज़ करने के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन है तो ऐसे में क्या होता है यही हम जानने वाले हैं। वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन विल नॉट मीट। अब हमारी बॉडी से डिफ्यूजन करके तो हम ये सारे प्रोसेसेस नहीं कर पाएंगे। तो वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शन दे परफॉर्म। वी आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड टिश्यूज and with their organization in the body of the organism. It is therefore not surprising that the uptake of food and oxygen will also in the function of specialized tissues. However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism, while all parts of the body up at no one place in the body of the organism. While all parts need them, the situation creates a need for the transportation system for carrying food and oxygen from one place to another in the body. कोई चीज़ एक जगह हो रही है बॉडी में, उसको पूरे बॉडी तक ले जाने का जो प्रोसेस है उसी को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। When chemical reaction use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproducts. They are not only useless for the cells of the body but could even be harmful. ग्लूकोज बनते वाले टाइम पे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं, अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में ही रह जाएँ तो वो बहुत हार्मफुल होंगे और हमारी डेथ हो जाएगी, जिसके लिए उन वेस्ट प्रोडक्ट्स का हमारी बॉडी के बाहर निकलना भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना हमें हमारा खाना इंपॉर्टेंट है। उसी को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। व्हेन केमिकल रिएक्शन, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्चार्ज आउटसाइड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। अगेन इफ द बेसिक रूल्स फॉर बॉडी नाउ देखिए, डिजाइन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड। अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर इलेक्ट्रॉन विल बी developed, excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from the cell to this excretory tissue. Let us consider the various processes so essential to maintain life on biosyntax क्वेश्चन का अलग से लेक्चर आएगा, तो अभी इसको छोड़िए, आगे बढ़िए। When we walk or ride a bicycle, we are using up energy. Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. We also need material from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body. This source of energy and materials is the food we eat. Why do living things get their food? कैसे living things अपना फूड लेते हैं, इसके बारे में जानेंगे। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कुछ लोग ऐसे ही ले लेते हैं, जैसे कि आपको पता है प्लांट्स और दीज ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रॉप इंक्लूडिंग ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया, जिसमें कि हमारा आ जाता है कौन सा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। Other organisms utilize complex substances. These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body. To achieve this, organisms use biocatalyst called enzymes. हम जब न्यूट्रिशन करते टाइम हमें कुछ ऐसी चीज़ों कैटालिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब जो उस प्रोसेस में हेल्प करता है, उसी को हम कैटालिस्ट कहते हैं। और यहाँ पे एक बायो कैटालिस्ट है जिसको हम एंजाइम्स कहते हैं। Thus the heterotroph survival depend directly और indirectly on autotroph। वही बात है, हम कहीं ना कहीं कैसे भी करके ऑटोट्रॉप्स पे जुड़े हुए हैं,
डिपेंड है। कैसे कि अगर हम चिकन भी खाएं तो चिकन भी हमारा कहीं ना कहीं ग्रास खाता है, मतलब क्या खाती है चिकन्स हमारी, जो वो होते हैं क्या, कीड़े मकोड़े को खाते हैं, और कीड़े मकोड़े हमारे क्या खाते हैं, वो कहीं ना कहीं ग्रास के पार्टिकल्स ही खाते हैं। लॉयन डियर को खाता है, तो डियर कहीं ना कहीं ग्रास को ही खाता है, प्लांट्स को ही खाता है। तो मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर आवर फूड। हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल्स एंड फंगी। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। वी ऑल नो दैट it is the process by which autotrophs take in substance from the outside and convert them into stored form of energy. This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into to the carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll. सब अच्छे से पढ़कर पीछे से आए हैं, बस एक बार NCERT go through कर रहे हैं। Carbohydrates are utilized for providing energy to the plant. We will study how this takes place in the next session. The carbohydrates serve as the internal energy reserve to be used as and when required by the plant. A somewhat similar situation is seen in us, where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. ये बात अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा कि हम प्लांट्स में किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है, ग्लाइकोजन फॉर्म में। अंडरस्टैंड? नाउ कम टू अनदर पेज। Now 6CO2 plus 12H2O gives chlorophyll and sunlight, and the presence gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। आपको अच्छे से पता है। लेट अस सी हाउ व्हाट एक्चुअली। पहला क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। क्लोरोफिल के थ्रू हम लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी किस में चेंज हो जाएगा, केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में टूट जाएंगे। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। यही होता है और यही होगा। जब भी फोटोसिंथेसिस के बारे में आएगा आप यही 3 लाइन चिपका कर आ जाना। दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन टू द अदर। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद ही एक स्टेप हो। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। नाइट के डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट में एब्जॉर्ब करते हैं, और नाइट के टाइम पे जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक इंटरमीडिएट बना लेते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ले करके उसको डायरेक्ट वाटर के साथ, वहाँ नाइट के टाइम पे वाटर एब्जॉर्ब्स में रिजेक्ट नहीं हो पाता तो उसको इंटरमीडिएट बनाते हैं, विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। बट जो सनलाइट होता है वो मॉर्निंग के टाइम पे आता है, क्योंकि सन तो मॉर्निंग में आता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो कि सॉयल से मिल जाता है रात के टाइम, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिला करके मैलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर मैलिक एसिड रात भर वैसे ही रहता है, फिर मॉर्निंग में जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो वो फिर ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर में चेंज होता है। यही चीज़ हमारे नोट्स में रुक रही थी, मतलब नहीं थी, वो मुझे पता था कि ये नहीं है। ठीक है, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर पढ़कर जाइएगा। लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। If you carefully absorb a cross section of a leaf under, you will notice that these cell organelles called chloroplast, ग्रीन कलर के डॉट दिखते हैं, जो होता है हमारा क्लोरोफिल, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। लेट अस डू ये एक्टिविटी, हम सारे फिर से एक सीरीज आती है एक्टिविटी सीरीज, उसमें हम इसको करेंगे, आप बिल्कुल आराम से बैठेगा। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट हाउ द प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। हमने कहा स्टोमाटा से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। In class 9th, we had talked about stomata, which are tiny pores present on the surface of the leaves. यहाँ अंडरलाइन कर लो, tiny pores से लेकर के leaves तक। Massive amount of gases exchange takes place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis. Photosynthesis के लिए इन्हीं स्टोमाटा से हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है और ऑक्सीजन बाहर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। रात के टाइम पे ऑक्सीजन अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, जो हमने ऑलरेडी रेस्पिरेशन प्रोसेस डिस्कस करा हुआ है। बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स द सर्फेस ऑफ स्टेम, रूट एंड लीव्स एज वेल। सर्फेस ऑफ रूट और स्टेम से भी स्पोर्स के थ्रू हमारे प्लांट में क्या होता है, स्पाइरकल्स हमारे इंसेक्ट्स में होते हैं। द प्लांट क्लोज दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस के लिए आप पूरा दिन तो लीफ फूड तो बनाएंगे नहीं, तो जब नहीं बनाते हैं तो स्टोमाटा क्लोज होता है, और जब बनाते हैं तो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटल पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। गार्ड सेल ही स्टोमाटा के ओपन एंड क्लोज में हेल्प करता है। द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। जब वाटर गार्ड सेल के अंदर जाता है तो वो हमारा गार्ड सेल स्वेल हो जाता है, और जब स्वेल हो जाता है तो दूर हो जाता है और स्टोमाटा ओपन हो जाता है। और जब हमारा स्टोमाटा क्लोज होता है तो
श्रिंक कर जाते हैं गार्ड सेल। आप फिगर में देख रहे हैं, जब पानी जाएगा गार्ड सेल स्वेल होंगे और ओपन होंगे, और जब पानी निकल जाएगा तो गार्ड सेल हमारे श्रिंक हो जाएंगे और स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा। सो अभी ये एक्टिविटी में 2 पॉटेड प्लांट है उसको रखा है, ये सब छोड़िए, अभी हम इसको बाद में करेंगे। अभी यहाँ देखते हैं बेस्ड ऑन द टू एक्टिव परफॉर्म इस है। वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉप्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। ऑटोट्रॉप कैसे करता है, सनलाइट और केमिकल्स के हेल्प से, बट दे आल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। अपनी बॉडी को बनाने के लिए सिर्फ सनलाइट से थोड़ी हो जाता है, और भी चीज़ें लगती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, वाटर लगता है, मतलब इन सब चीज़ों को मिलाकर तो बनाता है। वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम are taken up from the soil. Nitrogen is an essential element used in the symbol of protein and other compound. This is taken up from इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट। देखिए नाइट्रेट और नाइट्राइट हम लेते हैं, प्लांट लेता है और उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, तो मतलब जो इनऑर्गेनिक है फॉर्म है वो नाइट्रेट और नाइट्राइट है। अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। और इट इज टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक। राइजोबियम होता है ना नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, या तो वहाँ से ले लेता है प्लांट, या फिर नाइट्रेट और नाइट्राइट्स को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है। नाउ कम टू हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक पूरा हो गया। हेटेरोट्रॉपिक, ईच ऑर्गेनिज्म इज अडैप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स depending on the type and availability of food material as well as how it is obtained by an organism। क्योंकि ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे ले रहा है और वो कैसे एनवायरनमेंट में रहता है, इस पर भी डिपेंड करता है वो कि वो कैसा न्यूट्रिशन शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी सच एज ग्रास और मोबाइल सच एज अ डियर वुड अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन हाउ द फूड इज assessed एंड व्हाट इज द न्यूट्रिटिव apparatus यूज बाय काउ एंड अ लॉयन। काउ जो ग्रास खाती है उसका अपना न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट अलग होगा, बल्कि एक लॉयन है जो दौड़ के अपनी प्रे को कैच करता है, उसका न्यूट्रिशन अलग होगा। देयर आर रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बाय विच द फूड इज टेकन इन एंड यूज बाय द ऑर्गेनिज्म। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल outside the body and then absorb it. Example are fungi like bread molds, yeasts and mushroom. Other taken in whole material and break it down inside their body. जैसे कि हम लोग बाहर पहले खाना खाते हैं फिर उसका डाइजेशन करते हैं। What can be taken in and broken down depend on the body design and functioning. Some other organism derive nutrition from plants or animal without killing them. बिना मारे, जैसे हमारे पैरासिटिक हैं जो मारते तो नहीं है बट बॉडी को हार्म कॉज करते हैं और बॉडी पे रह करके ही चीज़ों को। अब द पैरासिटिक न्यूट्रिटिक स्ट्रेटजी यूज बाय वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। चीज़ें सब कुछ हमने हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को अच्छे से डिस्कस करा है नोट्स के थ्रू, ये तो बस हम एनसीईआरटी गो थ्रू कर रहे हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन डिफर। कोई फूड द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। जैसे वो फूड खा रहा है, जिस टाइप का फूड वो खा रहा है उसी अकॉर्डिंग उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिफर करता है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड में बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस, बट एज the complexity of the organism increases, different part become specialized to perform different function। अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो पूरा कांटेक्ट होता है इन्वायरमेंट के साथ तो वो डायरेक्टली अपने सरफेस से ही फूड ले लेता है, लेकिन जैसे जैसे स्ट्रक्चर और कम्प्लेक्स हो जाता है हमें हर एक फंक्शन करने के लिए एक अलग बॉडी ऑर्गन की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल surface which is fused over the food particle is forming a food vacuole. Inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler ones, which then diffuse into the cytoplasm. The remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out. वही जो बच जाता है वो हम surface के through throw out कर देते हैं। In paramecium, which is also a unicellular organism, the cell has a डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन इन अ स्पेसिफिक स्पॉट। जैसे अमीबा का इरेगुलर शेप होता है, वो अपना शेप चेंज कर सकता है, बट पैरामीशियम ऐसा नहीं कर सकता है। तो उसके में एनल पोर करके होता है जहाँ से बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है, और ओरल ग्रूव एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिससे फूड अंदर आता है, और इसमें हेल्प करता है सीलिया। फूड इज मूव टू दिस बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको फटाफट अंडरलाइन कर लीजिएगा। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। माउथ से लगाकर एनस तक जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट्स हमारे इंक्लूडेड उन्हीं को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट, वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। व्हाट हैपेंस टू द फूड वंस enters our body we shall discuss this process here। नाउ वी ईट, पहले मैं इसको एक बार रीड कर ले रही हूँ फिर बताती हूँ। वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हम अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं जो हमारे सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से अंदर जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब वही रास्ता जहाँ से फूड डाइजेशन होता है।
वही naturally the food has to be processed to generate particles which are smaller and of the same texture. This is achieved by crushing the food with our teeth. Since the lining of the canal is soft, the food is also wetted to make its passage smooth. सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकल करके हमारे फूड को वेट कर देता है ताकि हमारे एलिमेंट्री कनाल से जब वो आए तो वो हार्ड स्ट्रक्चर ना रहे, सॉफ्टी स्ट्रक्चर बन जाए, जिससे एलिमेंट्री कनाल को कोई हार्म ना हो, ओसोफेगस को कोई हार्म ना हो, माउथ को कोई हार्म ना हो. दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर. व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स. दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा सेक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड. ठीक है, आपको पता ही है सलाइवरी ग्लैंड. Another aspect of the food we ingest, its complex nature. It is to be absorbed from the alimentary canal. It has to be broken into smaller molecules. This is done with the help of biological catalyst called enzymes. Underline it. The saliva contains an enzyme called salivary amylase. Saliva के अंदर होता है salivary amylase that breaks down starch which is a complex molecule to give a simple sugar. जो है उसमें क्या होता है, amylase जो starch को simple sugar यानी maltose में help break down में help करता है. The food molecule to give the food is mixed thoroughly with saliva and move around the mouth while chewing by the muscular tongue. Understand? It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. Understand? The lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. और पुश फूड को माउथ से स्टमक में पहुंचाने के लिए हमारे ओसोफेगस में चलता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसको हम रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स कहते हैं, जिससे हमारा फूड माउथ से स्टमक में जा पाता है. द दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑकर्स ऑल अलॉन्ग द गट. पूरे गट में, ये सिर्फ ओसोफेगस में ही नहीं, पूरा गट मतलब माउथ से लगाकर एनस तक जितने भी बॉडी पार्ट आ रहे हैं उसको गट कह रहे हैं. इसमें ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलता रहता है. The digestion in stomach is taken care by the gastric gland. डाइजेशन इन स्टमक किसके थ्रू होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल. स्टमक के वॉल में प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड. दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अ प्रोटीन डाइजेस्टिक एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस. द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन. ये सबको अंडरलाइन कर लीजिए. व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड? क्या करता है? और ये किल्स करता है हार्मफुल माइक्रोब्स दैट एंटरिंग अलॉन्ग विद द फूड. Entering along with the mucus protect the inner lining of the stomach from the action of the acid under normal conditions. हमारे स्टमक में होता है एसिड. एसिड हमारे स्टमक की लाइनिंग को डैमेज ना करे, इसके लिए क्या प्रोड्यूस होता है? म्यूकस, जो कि प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक बाय द एक्शन ऑफ HCl. और HCl इसलिए होता है क्योंकि पेप्सिन के रिलीज के लिए स्टमक में एसिडिक मीडियम होना चाहिए. बिना एसिडिक मीडियम के पेप्सिन का रिलीज नहीं होता है. तो पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज. वेट. हैव ऑफन हियर अडल्ट कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी. कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट हैज बीन? हमारे यहाँ जो अडल्ट होते हैं वो हमेशा कहते हैं एसिडिटी होकर गैस बन गया है. नॉर्मल इंडियन हाउस होल्ड में होता है गैस बन गया है. वो गैस में एक्चुअली होता है कि हमारे बॉडी के अंदर एक्सेस रिलीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है. उसी को हम एसिडिटी कहते हैं, जिसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, जो कि एक बेसिक है जो हमारी बॉडी में जाकर रिलीफ देता है. ठीक है. कैन दिस बी रिलेटेड टू वाटर हैव? या द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ स्पिंस्टर मसल. स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड जाएगा, इसमें हमारा कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल होती है? स्पिंस्टर मसल. अंडरलाइन कर लीजिए. इन स्मॉल टू द एक साथ सारा फूड नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, थोड़ा थोड़ा करके जाता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इसमें हेल्प करती है स्पिंस्टर मसल. फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ इंटर इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री canal which is fitted into a compact space because of the extensive cooling. इसका कॉइलिंग मतलब एक स्प्रिंग की तरह है. हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कॉइल्ड है हमारे बॉडी के अंदर, क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीमली लॉन्ग है. द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट. कौन कैसा खाना खा रहा है, इस है हार्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर, इस पर डिपेंड करती है उसके स्मॉल इंटेस्टाइन की साइज. ये भी हमारे नोट्स में नहीं था क्योंकि इसको हम NCERT के थ्रू पढ़ने वाले थे. दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट इन नोट्स. ठीक है. Hence, the length of the small intestine. Herbivores eating grass needs a longest. herbivore जो होते हैं वो ग्रास खाते हैं. ग्रास के अंदर सेलुलोज होता है और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए हार्बीवोर का जो इंटेस्टाइन होता है वो लॉन्ग होता है इन कंपैरिजन टू ओमनीवोर एंड कार्निवोर. मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट, हैंस कार्निवोर लाइक टाइगर हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन. ये बात एकदम याद करेंगे, इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लो. चांद, तारा, मार्स, नेपच्यून, अर्थ जो लगाना लगा दो.
यहाँ से क्वेश्चन आता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। अब पेप्सिन ने वहाँ पे कर दिया आपके प्रोटीन डाइजेशन। माउथ में हमारा सिंपल स्टार्च हमारे माल्टोज में कन्वर्ट हो गया, सिंपल शुगर में। अभी भी जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट बचा है उन सब का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इट रिसीव द सेक्रीशन ऑफ द लीवर एंड पैंक्रियाज फॉर दिस पर्पज। कि स्मॉल इंटेस्टाइन सब कुछ अकेला नहीं होता, तो वो अपने दो दोस्तों को बुलाता है। पहला दोस्त होता है लीवर, दूसरा होता है पैंक्रियाज। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू मेड अल्कलाइन फॉर द पैंक्रियाटिक एंजाइम टू एक्ट। हमारे स्टमक से जो फूड आया है वो HCl के एक्शन से एसिडिक हो चुका है, इसीलिए हमारा जो पैंक्रियाटिक एंजाइम होता है वो अल्कलाइन होता है और वो फूड एसिडिक फूड को अल्कलाइन बना के न्यूट्रलाइज कर देता है, ना एसिडिक रह जाता है ना बेसिक। बाइल जूस फ्रॉम द लीवर एक्म्प्लिस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। बाइल जूस क्या करता है, हमारे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में मदद करता है जो हमारे लीवर से सेक्रीट होता है। फैट्स आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स। इंटेस्टाइन में जो फैट मौजूद होता है वो बड़े बड़े ग्लोब्यूल होता है, बड़े गोले होते हैं, उस विच मेक्स accomplish in addition on fat. Fats are present in the intestine. किसी भी एंजाइम को बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स पे एक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो क्या होता है यहाँ पे, bile salt break them down into smaller globules increasing the efficiency of enzyme actions. एंजाइम एक्शंस अपना efficiently वर्क कर पाएँ, इसके लिए हमारा बाइल जूस लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। इसको हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। बाइल सॉल्ट ब्रेक डाउन दैम, हो गया ये। सोप ऑन डर्ट डेट वी हैव, दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफिकेशन एक्शन ऑफ सोप। चैप्टर 4 कार्बन कंपाउंड में हम इमल्सिफिकेशन ऑफ, जब हम इमल्सिफिकेशन सोप के इमल्सिफिकेशन के बारे में उसी में पढ़ेंगे, अभी हम वो चैप्टर नहीं पढ़े हैं। द pancreas secrete pancreatic juice which contain enzymes like trypsin for digesting protein and lipase for breaking down emulsified fat. ठीक है। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विच सेक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में एंड फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। ये पूरा अंडरलाइन कर लो, आता है फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है। पेंक्रियास सेक्रेट करता है पेंक्रियाटिक जूस जिसमें होता है ट्रिप्सिन जो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन में, एंड लाइपेज जो फैट के इमल्सिफिकेशन में मदद करता है। जैसे अभी आधा ही हो पाता है बाइल जूस से, उसके बाद लाइपेज भी उस जो थोड़ा सब बचा है वो लाइपेज करता है। डाइजेस्टेड फूड इज टेकन बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। विली को प्रेजेंट होता है जो हमारे सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। द विली आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल। विली के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल का सप्लाई होता है for to each supply with which take the absorbed food to each and every cell of the body which is utilized for obtaining energy. ये जो पूरा पैरा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ अंडरलाइन कर लेना, सब कुछ एकदम याद कर लेना। तो इससे हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी जाती है, utilized for obtaining energy, building up new tissues and repair of old tissues. The unabsorbed food is sent into large intestine where its wall absorb more water from this material. Water absorption हमारे large intestine में होता है। The rest of the material removed from the body via the anus. Anus के through एनल स्पिस्टर मसल वहाँ पर होती है जिसके थ्रू हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है वो हम रिमूव कर देते हैं और इसी को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल रेगुलेटेड बाय द एनल स्पिस्टर। नाउ आज का टॉपिक हमारा ओवर हो गया। न्यूट्रिशन को हमने अच्छे से समझा है। सबसे पहले हमने बात करी न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन हमारे दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में हमारा आ जाता है कीमो एंड फोटो। हेटरोट्रॉपिक में हमारे 3 सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। और हमने फिर न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम की बात की। अमीबा के पास होता है स्यूडोपोडिया और पैरामीशियम के पास होता है सीलिया। सीलिया में ओरल ग्रुप के थ्रू अंदर जाता है, एनल पोर के थ्रू बाहर आ जाता है। फिर हमने बात करा होलोजोइक न्यूट्रिशन। फिर उसके बाद ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है, 5 प्रोसेसेस, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड इंजेशन। इंजेशन मतलब खाने को अंदर लेना, डाइजेशन मतलब कॉम्प्लेक्स को तोड़ना, एसिमिलेशन मतलब एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब उससे हम जो भी एनर्जी का यूटिलाइज करें, और एक्सक्रीशन मतलब जब इजेशन मतलब जब हमारी बॉडी से बाहर निकला। सॉरी मैंने वहाँ पे एक्सक्रीशन बोल दिया था। एग्जिस्ट ऑफ द फेसेस बाय आवर बॉडी इज इजेशन नॉट एक्सक्रीशन, अंडरस्टैंड एंड दैट्स ऑल क्लियर। और इसमें कौन कौन से प्रोसेस हमारे पार्ट हैं वो सब भी हमने पढ़ लिया अच्छे से। इस माउथ से स्टार्ट होकर के हमारे ओसोफेगस में जिसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलता है वहाँ सब, और सिर्फ वहाँ नहीं पूरे गट में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलता है। और फिर वहाँ से स्टमक में जाता है, स्टमक से
लीवर एंड पेंक्रियाज से हमारे सेक्रीशंस मिलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज भी वेरी करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलेई होता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है जो लीवर हमारा सेक्रेट करता है, बाइल जूस जो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करता है। फिर वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन, रेक्टम एंड देन एनस से हमारा एनल स्पिंटर मसल हमारे जो वेस्ट मटेरियल उसको बाहर कर देता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस सेशन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो, and please subscribe my channel, share with your friend. If this session is literally useful for you all, please comment down and support me because I am also a new beginner on YouTube, but I give my 100% for you all. Abhi I have not that much setup, but when you all supported me I get all the setup and I literally want to teach because teaching is my hobby, and that's all. I hope you understand. Please like, share and subscribe my channel और एक अच्छा सा कोड कमेंट डाउन करना ज़रूर। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो इसको रिवाइज करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और जितनी ज़्यादा वन शॉट की ज़रूरत हो मैं इस पर सब कुछ लाऊंगी। एक्टिविटी सीरीज, इंटेक्स क्वेश्चन डिस्कशन सब कुछ होगा। बोर्ड एग्जाम में 100% साइंस में लाने के लिए, 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए आपके साथ मैं टिल योर एग्ज़ाम डेट हम लोग तब तक रहेंगे साथ में 8 बजे तक, जब तक आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर नहीं चले जाते। आपके हर टॉपिक का रिवीजन, हर चीज़ का रिवीजन, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, बोर्ड में कॉपी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, डायग्राम्स के थ्रू, चार्ट के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू 100% साइंस की प्रिपरेशन करेंगे। एंड ये ऐसा बिल्कुल होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू सो मच। मीट यू टुमारो इन नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम रेस्पिरेशन को बहुत अच्छे से समझेंगे, पहले नोट्स के थ्रू, फिर एनसीईआरटी गो थ्रू करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मीट यू टुमारो।